गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम जी। क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाएंगे। आज 28 दिसंबर 2021 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। हरीश, रविकेश, संदीप, आकांक्षा, अमित, गुंजा, छोटी, सचिन, इच्छा, काजल, तुषार, रंजीत, गुलशन, रुचि, प्रमोद, विशेष, कौशिक, शिव, अभिषेक, राजू, चंदू, शिखा, प्रवीण, नीतू, रामेंद्र, हरीशचंद, ललित, लता, संजीत, निशांत, अभय, सिद्धार्थ, प्रमोद, राजू, अंकेश, विमल, सतीश, ये कुछ लोग मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को स्वागत है। जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंचे थे? कल पावर ब्रेकडाउन होने की वजह से क्लास बीच में ही बंद हो गई थी। पहले बंद हुई थी, उसके बाद दोबारा से चल गई थी, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से पावर कट हुआ तो क्लास उसके बाद नहीं चली। तो लास्ट हम कहाँ तक पहुंच गए थे, प्लीज मुझे एक बार ये बता दीजिए। आर्टिकल 107। ठीक, ओके। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हम बात कर रहे थे भाग 5 के बारे में। संविधान का भाग 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संघ अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और इसमें हम पढ़ रहे थे संघ की विधायिका। संघ की विधायिका या लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। कार्यपालिका हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ का मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के बारे में बात की थी। और फिर हमने शुरू किया था पढ़ना संघ की विधायिका, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। तो मैं आपको बता रहा था बिल्स के बारे में, राइट। मैं आपको बता रहा था विधेयकों के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि भाई जो बिल्स होते हैं, जो विधेयक होते हैं, वो सामान्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं गवर्नमेंट बिल्स, सरकारी विधेयक, और एक कहलाते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल्स। गवर्नमेंट बिल्स या सरकारी विधेयक, और एक होते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल्स या जो कहलाते हैं गैर सरकारी विधेयक। दोनों में फर्क क्या है, ध्यान रखेंगे। सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं, वो बिल्स होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या संघ के मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा पेश किए जाते हैं संसद में। लेकिन यदि कोई भी संसद का सदस्य बिल पेश करता है लेकिन वो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी विधेयक। सिंपल सा डिफरेंस दोनों में यही है। मंत्री परिषद या मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाने वाले बिल होते हैं गवर्नमेंट बिल्स, सरकारी विधेयक। और मंत्रियों के अलावा जो संसद के सदस्य हैं, उनके द्वारा पेश किए जाने वाले बिल कहलाते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल या गैर सरकारी विधेयक, जो सामान्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं। एक, ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक। एक होता है मनी बिल, जिसे हम कहते हैं धन विधेयक।
एक होता है फाइनेंस बिल, या वित्तीय विधेयक, और एक याद रखेंगे अमेंडमेंट बिल, या संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के होते हैं बिल्स, और ये चारों ही ध्यान रखेंगे सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा आर्टिकल 107 अनुच्छेद 107 में है साधारण विधेयक की परिभाषा। साधारण विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। एक साधारण विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 107 अनुच्छेद 107 जिसमें है साधारण विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। क्या होते हैं साधारण विधेयक? भाई सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे यदि हमारे संविधान में सुधार के लिए हमारे संविधान के किसी भी प्रोविजन में या किसी भी आर्टिकल में कोई भी बदलाव किया जाता है, किसी भी प्रोविजन को ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है, या किसी भी प्रोविजन में कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं, तो वो कैसे होता है? एक अमेंडमेंट बिल पास करके, एक संशोधन विधेयक को पारित करके। लेकिन यदि कोई भी प्रावधान धन से संबंधित है, टैक्सेस करों से संबंधित है, दैट इज मनी बिल, वो होता है धन विधेयक। और ध्यान रखेंगे यदि कोई भी सामान्य कानून बनाना है, यदि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बनाना है, तो उसी के लिए क्या पेश किया जाता है? एक ऑर्डिनरी बिल पेश किया जाता है, एक साधारण विधेयक पेश किया जाता है, जिसकी परिभाषा, जिसको परिभाषित 107 में किया गया है। और साथ में याद रखेंगे आर्टिकल 110 जिसमें है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 117 में है। वित्तीय विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल, और आर्टिकल 368 में हम बात करते हैं किसके बारे में? संशोधन विधेयक या अमेंडमेंट बिल के बारे में। डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन बिल्स को किन किन विधेयकों या इन विधेयकों को किन किन अनुच्छेदों में या किन किन आर्टिकल्स में परिभाषित किया गया है। ये नोट कीजिए फटाफट से, ठीक है? मैं बस 2 मिनट में वापस लौटता हूं, ठीक है? तो ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, मैं ऑफिस में ही हूं, बस 2 मिनट में मैं आया, ठीक है? आप इसको इतने नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, वेलकम बैक। तो माफी चाहेंगे भाई, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं करियर विल ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो दो स्टूडेंट्स और दो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर से आए हुए हैं मिलने के लिए। नागपुर से। ठीक है, और उनका ये कहना था कि सर बस 5 मिनट दे दीजिए, बस उसके बाद हम लोग लौट जाएंगे। अब आप खुद सोचिए भाई, यदि आप अपने मम्मी पापा को लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, चाहे करियर विल ऑफिस पर ही आ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए भाई, मैं आपको मना कैसे कर दूंगा। मैं तो खुद चाहूंगा कि भाई मैं आपसे मिलूं, और खासकर जब आपके पेरेंट्स भी साथ में हो, माँ बाप भी साथ में हो। तो आपको तो मैं फिर भी वेट करा सकता हूँ, लेकिन भाई माँ बाप को तो वेट कराना बिल्कुल पाप हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा आप वेट कर लीजिए 5 मिनट। ठीक है भाई, किसी के पेरेंट्स आते हैं, किसी के मम्मी पापा आते हैं, तो वेट नहीं कराना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि यदि संसद के द्वारा कोई भी साधारण कानून बनाया जाता है, किसी भी साधारण विधि का निर्माण किया जाता है, उसके लिए पेश किया जाता है ऑर्डिनरी बिल, उसके लिए पेश किया जाता है साधारण विधेयक। लेकिन यदि कोई भी कानून धन से, करों से संबंधित है, तो उसको हम धन विधेयक या मनी बिल की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन मनी बिल में सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके अलावा भी कुछ एड ऑन सब्जेक्ट्स होते हैं, किसमें, वित्तीय विधेयक में। और जब एक धन विधेयक पेश किया जाता है, तो वो वित्तीय विधेयक के ही रूप में पेश किया जाता है। कहने का मतलब सारे के सारे धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सर, एक लड़का पूछ रहा है सर वो क्यों आए थे, है ना। तो मेरे भाई वो सिर्फ और सिर्फ ये पूछने के लिए आए थे कि हम ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सर हम चाहते हैं कि आप मुझे बताएं कि हम एडमिशन लें या ना लें। तो मैंने सिर्फ उनको यही चीज कही जो मैं हमेशा आपको भी कहता हूं, कि भाई यदि आप अपने शहरों से दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं, दिल्ली आकर रहना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। अदरवाइज यदि आप अपने शहर से यहाँ पर शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, तो फिर तो ऑनलाइन क्लास इज द बेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट, अगला लिखिए, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111। इसमें है स्पेशल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन बिल्स। हिंदी में लिखेंगे विधेयकों पर, विधेयकों पर राष्ट्रपति की विशेष शक्ति। अब विधेयकों पर राष्ट्रपति की विशेष शक्ति का क्या मतलब है। हम सब जानते हैं कि जब संसद के दोनों सदनों में कोई भी बिल पास होता है, कोई भी विधेयक पारित होता है, तो वो अंतिम स्वीकृति के लिए, तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो आप जानते हैं कि भाई राष्ट्रपति के पास उस विधेयक के लिए कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। अब ये वीटो शक्तियां क्या क्या हैं, तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं, जिसमें सबसे पहला कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं आत्यंतिक वीटो।
सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो। क्या मतलब है आत्यंतिक वीटो का? ठीक है, सिंपल सी बात समझेंगे। सर वीटो किस आर्टिकल में आती है मेरे भाई? लिखा है ना आर्टिकल 111 के तहत ही राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो। इसका मतलब यह है कि यदि भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर या किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति खारिज कर देता है या किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर देता है, उसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल किया है। तो यदि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दे तो उसी को हम एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो कहते हैं। दूसरा एक होता है सस्पेंसरी वीटो, जिसे हिंदी में कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। सस्पेंसरी वीटो या निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो। क्योंकि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी विधेयक को, कहने का मतलब है धन विधेयक को छोड़कर, राष्ट्रपति चाहे तो धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है। लेकिन यदि संसद से वो बिल, वो विधेयक दोबारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर उस पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन वो एक बार वापस लौटा सकता है, जिसको हम क्या कहेंगे? सस्पेंसरी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा कहलाता है पॉकेट वीटो, या पॉकेट का मतलब होता है जेब, जेबी वीटो। इसके तहत भाई राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक पर ना तो अपनी स्वीकृति दे, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटाए, ना ही उस पर हस्ताक्षर करे। वो चाहे तो किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है या फोल्ड करके अपनी जेब में रख सकता है, अपने पॉकेट में रख सकता है, और वो चाहे तो अपना पूरा का पूरा कार्यकाल इसी तरीके से निकाल सकता है। लेकिन अपने कार्यकाल में वो केवल जेबी वीटो का इस्तेमाल, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल केवल एक ही बार क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। यह है आर्टिकल 111। अगला लिखिए आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112। आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में है, लिखिए संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं संघीय बजट या यूनियन बजट। इसे इंग्लिश में कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन। संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन। मैंने कल आपको बताया था अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर संसद को सत्र के लिए बुलाता है। 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए राष्ट्रपति को साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। लेकिन सामान्य तौर पर 3 सत्र एक साल में बुलाए जाते हैं।
जिसमें साल का सबसे ही पहला सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, जिसे हम बजट सेशन कहते हैं, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं। और उसी बजट सत्र में भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है या संघीय बजट पेश किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, संसद में हर वर्ष साल की शुरुआत में या वित्तीय वर्ष से पहले जो पेश होने वाला बजट है वही आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है, जिसे संवैधानिक तौर पर या जिसका संवैधानिक नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आप याद रखेंगे, लिखिए आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123, और इसमें है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब समझेंगे कि क्या होता है अध्यादेश, क्या होता है ऑर्डिनेंस। मैंने आपको बताया कि यदि संसद के द्वारा, यदि संघ या केंद्र के द्वारा किसी भी विधि का निर्माण किया जाता है या किसी भी कानून का निर्माण किया जाता है, तो उसके लिए हमारे देश में जब भी किसी कानून का निर्माण होता है, जब भी किसी विधि का निर्माण होता है, तो आप जानते हैं वो कहां से होता है, संसद से। लेकिन संसद में कानून तभी बनेगा, संसद में विधि का निर्माण तभी होगा जब संसद में कोई सत्र चल रहा होगा, कोई सेशन चल रहा होगा। और मैंने आपको बताया सामान्य तौर पर सत्र तो केवल 3 ही बार बुलाए जाते हैं। एक बार साल की शुरुआत में जब बजट पेश होता है, बजट सत्र। 1 अगस्त के आसपास मॉनसून सेशन, मानसून सत्र। और एक अब दिसंबर में शीतकालीन सत्र या विंटर सेशन। लेकिन ध्यान रखेंगे, यदि यदि संसद में कोई भी सत्र ना चल रहा हो और हमें अर्जेंट बेसिस पर किसी भी कानून या किसी भी विधि की जरूरत हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश जारी कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और ध्यान रखेंगे, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस एक लिमिटेड पीरियड का लॉ होता है, एक नियमित समय का कानून होता है, जो राष्ट्रपति के जारी करते ही एक साधारण कानून की तरह क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, लागू हो जाता है। और तब तक एप्लीकेबल रहता है जब तक राष्ट्रपति के द्वारा संसद में अगला सत्र नहीं बुला लिया जाता। और हमें पता है कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा सत्र बुलाए जाने की अवधि क्या है, मैक्सिमम 6 महीने, क्योंकि 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस या एक अध्यादेश की जो वैधता होती है, जो वैलिडिटी होती है, वो कितनी होती है, 6 मंथ्स, 6 महीने। और 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो अध्यादेश है, ये स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये खुद ब खुद ही क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिए, संघ की न्यायपालिका। नेक्स्ट लिखेंगे संघ की न्यायपालिका या जुडिशरी ऑफ यूनियन। संघ की न्यायपालिका या जुडिशरी ऑफ यूनियन। बीच में नहीं समाप्त कर सकते, मैंने कहा देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे राष्ट्रपति ने कोई भी अध्यादेश जारी किया, ठीक है, अब वो तब तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति दोबारा सेशन या सत्र नहीं बुलाएंगे। अब जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा दोबारा सेशन या सत्र बुलाया जाता है तो सत्र बुलाने के दिन से, ठीक है, ठीक 6 हफ्तों के बाद तक वो अध्यादेश जारी रहता है और 6 हफ्तों के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल यदि राष्ट्रपति ने आज अध्यादेश जारी किया और 2 महीने के बाद सत्र बुला लिया, तो मतलब 2 महीने तो ऑर्डिनेंस चला और सत्र बुलाने के बाद 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने और चला, तो वो ऑर्डिनेंस कितना हो गया, 3.5 महीने का। राष्ट्रपति ने 5 महीने के बाद सेशन बुला लिया तो अध्यादेश 6.5 महीने का हो गया, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है, 6 मंथ्स, 6 महीने। तो मैंने कहा कि यदि 6 महीने पर राष्ट्रपति अगला सेशन बुलाएगा तो 6 महीने प्लस 6 वीक यानी कि 1.5 महीना, तो कितना हो गया, 7.5 महीने। तो मैक्सिमम 7.5 हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर एक अध्यादेश की जो वैधता है, जो वैलिडिटी है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 6 मंथ्स की होती है, 6 महीने। चलिए हेडिंग डालेंगे संघ की न्यायपालिका या जुडिशरी ऑफ यूनियन। संघ की न्यायपालिका या जुडिशरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। और आप जानते होंगे संघ की न्यायपालिका कहां से चलती है, हेडिंग डाल लीजिए सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहले आर्टिकल 124 लिखेंगे, अनुच्छेद 124। आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 124 जो कहता है, लिखेंगे देयर शैल बी, लिखेंगे देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय होगा। जो मिलकर बना होगा, उसकी कंपोजिशन, उसकी संरचना क्या होगी, तो भाई हम सब जानते हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक होता है चीफ जस्टिस, एक होता है मुख्य न्यायाधीश, और 33 अदर जजेस। अन्य न्यायाधीश। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
which will be comprised of one Chief Justice and 33 other judges. भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जजेस होते हैं? 34 जजेस। लिखेंगे अगला पॉइंट इसी में, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ध्यान रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसी में लिखेंगे एलिजिबिलिटीज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्यताएं। एलिजिबिलिटीज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। He should be a citizen of India. He should be a citizen of India. वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लिखेंगे उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। His age should be less than 65 years. उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। His age should be less than 65 years. अब आप पूछेंगे सर मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब है कि उसकी आयु 65 साल से कम होनी चाहिए। तीसरा लिखेंगे वह न्यूनतम 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। वह न्यूनतम 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या और उसने 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या उसने न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।
अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, सेवानिवृत्त होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकेगा। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकेगा। लिखेंगे आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड, आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड a Supreme Court judge cannot practice anywhere in India. सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। भाई क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय का क्या रह चुका है, न्यायाधीश रह चुका है, इसलिए वो वकालत नहीं कर सकेगा सेवानिवृत्त होने के बाद। वो केवल और केवल क्या कहलाएगा, एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश। अगला लिखेंगे आर्टिकल 125, अनुच्छेद 125, आर्टिकल 125 या अनुच्छेद 125 लिखेंगे इसमें अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के विषय में। अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के विषय में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलने वाला वेतन कितना है, 2.8 लाख, 2,80,000 प्रति माह। इन सब के जो वेतन भत्ते हैं ना, ये सब आप नेट से लेटेस्ट लिस्ट बना लेना, लिख लीजिएगा। एग्जाम्स में अब कम पूछते हैं, पहले तो फिर भी पूछ लिया करते थे। अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख, चीफ जस्टिस को 2.8 लाख और बाकी जजेस को 2.5 लाख पर मंथ। और ध्यान रखेंगे सभी के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन और भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। कहने का मतलब इनके वेतन और भत्तों को बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। अगला लिखिए आर्टिकल 126 अनुच्छेद 126, आर्टिकल 126 अनुच्छेद 126 जो कहता है, लिखेंगे मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालेगा। सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसका कार्यभार संभालेगा। इन एब्सेंस ऑफ द चीफ जस्टिस, in absence of the chief justice, the next senior most judge will perform his duties. In absence of the chief justice, the next
सीनियर मोस्ट जज विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसका कार्यभार संभालेगा। और यदि बात होगी इनकी शपथ की, तो आप जानते हैं इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। यदि बात करें टर्म की या कार्यकाल की, तो ध्यान रखेंगे इनका कार्यकाल होता है अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 वर्ष की आयु तक। सर संचित निधि क्या है? ओके, देखिए भाई, भारत सरकार के, ठीक है, एक साल के जितने भी खर्चे और आमदनी होते हैं, उन्हें निकालने के बाद, जितना भी ऋण हमें चुकाना है उसे निकालने के बाद, जितना भी किसी ने हमारा ऋण चुकाना है वो प्राप्त करने के बाद, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचता है उसी को कहते हैं भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। और वही जो भारत की संचित निधि होती है, तो ध्यान रखेंगे उसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते हैं वो दिए जाते हैं। सर प्रेसिडेंट की कितनी इनकम है? अरे भैया, आपको बताया तो था 5 लाख प्रति माह मिलते हैं प्रेसिडेंट को। इसके बाद लिखिए आर्टिकल 148, जिसमें है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148, लिखेंगे यह भारत सरकार की आय एवं व्यय, लिखेंगे यह भारत सरकार की आय एवं व्यय का निरीक्षण करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यह भारत सरकार की आय एवं व्यय का निरीक्षण करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है।
तो भारत सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी आमदनी होती है, उन सब का ऑडिट करने के लिए, उन सब का निरीक्षण करने के लिए ही कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लिखेंगे इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है। यह अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है। और यदि इसके कार्यकाल की बात हो तो ध्यान रखेंगे इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी यह पहले पूरी कर लेगा उसी पर इसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, इसे रिटायर कर दिया जाता है। चलिए जी, तो यहां पर हम समाप्त करते हैं संविधान का भाग 5, जिसमें हमने बात की संघ के बारे में। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर हम बात करेंगे संविधान का भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट या राज्य के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।